हेलो डियर स्टूडेंट्स, पंकज एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हाजिर हैं एक बार फिर एक नया वीडियो सेशन लेकर के। इस वीडियो सेशन में मैं प्रोनाउंस के कुछ रूल्स बताऊंगा। इससे पहले मैं प्रोनाउन पर आधारित 3 वीडियोस बना चुका हूं और उन वीडियोस में मैंने कुल 13 रूल्स बताए हैं। आज मैं उसके आगे स्टार्ट करता हूं। अगला रूल हमारा ये है, यदि सेंटेंस इस स्ट्रक्चर पर आधारित हो, मतलब पहले इट दिया हो, उसके बाद कोई बी वर्ब दी हो और उसके बाद कोई प्रोनाउन दिया हो, ऐसी कंडीशन में जो हमारा प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्टिव केस में होता है। मतलब ये बी वर्ब तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, बी वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, ये बी वर्ब होती हैं। अगर सेंटेंस इस स्ट्रक्चर पर आधारित है तो वहां पर जो प्रोनाउन लगेगा ये वाला, ये सब्जेक्टिव केस में होगा। जरा इसको ध्यान से देखिए, जैसे ये लिखा है, इट इज मी, इट इज यू, इट इज हर, इट इज हिम, इट इज देम। जरा ध्यान से देखिए, इस तरह से स्ट्रक्चर अगर दिया है तो देखो इट भी है, इसके बाद बी वर्ब भी आई है इस, और उसके बाद ये कोई प्रोनाउन दिया है। तो ये प्रोनाउन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में दिया है, ये गलत है। जो प्रोनाउन होगा वो हमारा सब्जेक्टिव केस में होगा। तो यहाँ पर ये मी के स्थान पर क्या होगा, इट इज आई, इट इज यू, क्योंकि यू का सब्जेक्टिव केस भी यू होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, तो ये तो सब्जेक्टिव केस हम मान लेते हैं। इट इज हर, तो हर ऑब्जेक्टिव केस है, क्या होगा, इट इज सी। यहां पर इट इज हिम, हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहां पर इसका हम सब्जेक्टिव केस लिखेंगे, इट इज ही। देम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इट इज दे। तो सेंटेंस इस तरीके से लिखा जाएगा, हमेशा ध्यान रखेंगे। इट इज आई, इट इज यू, इट इज सी, इट इज ही, इट इज दे। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, हो सकता है कि आपके मन में एक सवाल पैदा हो रहा हो कि यहाँ पर जैसे आई है तो यहाँ वर्ब इज लगी हुई है, यहाँ पर यू है फिर भी वर्ब इज लगी है, यहाँ पर सी है इज लगी है, यहाँ पर दे है वर्ब क्या है, इज। आपके मन में ये कंफ्यूजन तो नहीं पैदा कि आई के साथ भी इज लगा है, सी के साथ भी इज लगा है और दे के साथ भी इज लगा है। तो प्यारे बच्चों ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ये जो इज लगा है, इज ये सब्जेक्ट के लिए लगाया जाता है और सब्जेक्ट यहाँ पर इट है। इट, सभी का सब्जेक्ट क्या है, इट है, और ये है जरूर ऑब्जेक्ट, लेकिन ये हमेशा नॉमिनेटिव केस में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो वर्ब लगा हुआ है ये इट के लिए है, इज इट के लिए लगा हुआ है, इट के लिए, इट के लिए, इट के लिए। तो यहाँ पर ये जो इज है वो इट के लिए लगा हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर हमेशा ध्यान रखेंगे। अगर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है, कोई सेंटेंस है, तो हमेशा ये जो बी वर्ब के बाद जो प्रोनाउन आएगा वो सब्जेक्टिव केस में होगा। मतलब इट इज आई, इट इज यू, इट इज सी, इट इज दे, इट इज वी, इस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिए, सेंटेंस को थोड़ा और हम आगे बढ़ा देते हैं। सेंटेंस के बाद अगर हम कोई रिलेटिव प्रोनाउन लगा देते हैं, जैसे ये इट इज आई हु इज योर फ्रेंड। अब जरा ध्यान से देखेंगे, सेंटेंस अगर यहाँ पर ये लिखा है इट इज आई हु इज योर फ्रेंड, तो यहाँ पर ये जो हु है ये क्या कर रहा है, इस क्लास में सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। मतलब ये क्लास में क्या है कि ये हु सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। यहाँ पर जैसे लिखा है इट इज यू हु इज माई फ्रेंड। अब जरा ध्यान से देखेंगे इस सेंटेंस में देखना यह है कि जब हु के बाद जो वर्ब आती है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है, तो ये वर्ब इस वाले प्रोनाउन के अनुसार या नाउन के अनुसार लगाई जाती है। क्योंकि यहाँ पर आई आया हुआ है तो यहाँ पर इज नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, आई एम होगा। यहाँ पर यू आया हुआ है तो यहाँ पर इज नहीं होगा, क्या होगा, आर होगा। ये ध्यान रखेंगे। जैसे ये लिखा हुआ है इट इज यू हु हैज डन इट, तो यहाँ पर ये जो हैज आया है ये इस यू के अकॉर्डिंग लगेगा, तो सही सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, इट इज यू हु, यू के अकॉर्डिंग हैव, यू हैव डन इट। इस प्रकार से ये सेंटेंस बनेगा। तो हमेशा यह ध्यान रखेंगे इट इज, इट वाज, इसके बाद जो प्रोनाउन आएगा वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में रहेगा। और अगर उसके बाद कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है तो जो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब आएगी इसी प्रोनाउन के हिसाब से लगेगी, मतलब ये वर्ब इसी के अकॉर्डिंग लगेगी। अब देखते हैं अगला रूल नंबर 15। रूल नंबर 15, यहां पर ध्यान देंगे, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन हु होता है, रिलेटिव प्रोनाउन हु, ये किसके लिए यूज किया जाता है,
व्यक्तियों के लिए यूज किया जाता है, व्यक्तियों के लिए यूज किया जाता है। ध्यान रखेंगे हु का यूज सिर्फ पर्सन के लिए करेंगे, हु का यूज हम किसी निर्जीव वस्तु के लिए नहीं करेंगे, हु का यूज हम किसी जानवर के लिए नहीं करेंगे। अब देखिए हु है हमारा सब्जेक्टिव केस, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हुम और इसका पजेसिव केस होता है हुज। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हु सब्जेक्टिव केस व्यक्तियों के लिए, हुम ऑब्जेक्टिव केस व्यक्तियों के लिए, हुज ये पजेसिव केस व्यक्तियों के लिए, ऐसे यूज किया जाता है। हुज का यूज तो हम निर्जीव वस्तु के लिए कर सकते हैं, लेकिन हु और हुम का प्रयोग सिर्फ व्यक्तियों के लिए ही किया जाता है। जैसे ये देखिए एग्जांपल देखिए, ये लिखा है जैसे ये लिखा है आई सा अ बॉय विच वॉज ब्लाइंड। यहां पर ध्यान से देखेंगे आई सा अ बॉय विच, विच आया बॉय के लिए, क्योंकि बॉय एक पर्सन है इसलिए विच का यूज नहीं करेंगे, बल्कि इसके स्थान पर हम किसका यूज करेंगे, हु का यूज करेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे कि हु का यूज सिर्फ व्यक्तियों के लिए किया जाता है। अगला रूल देखिए, अगला रूल नंबर 16। यहां पर हम देखेंगे विच, विच का यूज जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए और निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है। विच का प्रयोग जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए और निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है। विच का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल देखे लिखा है आई हैव अ वॉच हु इज मेड ऑफ गोल्ड। मेरे पास एक घड़ी है जो सोने की बनी है। तो ध्यान रखेंगे वॉच के बाद हु आया है, जबकि हु का यूज सिर्फ हम पर्सन के लिए करते हैं, यहाँ पर वॉच के लिए है, तो हु यहाँ पर रॉन्ग है। यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, विच का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, विच का यूज करेंगे। कुछ कंडीशंस में हम व्हाट, हु, विच के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। मतलब रिलेटिव प्रोनाउन जहां पर लगाना होता है वहां पर हम दैट लगाते हैं। अब वो कंडीशन समझनी है, मतलब ये कि वहां पर हम हु का यूज नहीं कर सकते हैं, वहां पर हम विच का यूज नहीं कर सकते हैं, वहां पर हम सिर्फ दैट का यूज करेंगे। तो देखिए उसकी भी कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है सुपरलेटिव डिग्री के बाद, सुपरलेटिव डिग्री के बाद, मतलब ये सुपरलेटिव डिग्री के बाद हम हु का यूज नहीं करेंगे, विच का यूज नहीं करेंगे, वहां पर हम कर सकते हैं तो सिर्फ दैट का यूज। जैसे ये लिखा है इट इज द बेस्ट विच आई कुड डू, मतलब यही वो सबसे अच्छी चीज है जो मैं कर सकता था। अब यहां पर देखिए बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री और इसके बाद क्या आया है, विच आया है। तो विच यहां पर नहीं होगा क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के बाद हम किसका यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। तो यहां विच के स्थान पर हम क्या करेंगे, दैट का यूज करेंगे। अगली कंडीशन ये है कि अगर सेंटेंस में नन, नथिंग, ऑल, ओनली, नो वन ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं तो इनके बाद हम दैट का यूज करेंगे, वहां पर हम हु का यूज या फिर विच का यूज नहीं करेंगे। जैसे ये लिखा है यू कैन टेक एनीथिंग दैट यू लाइक, यू कैन टेक एनीथिंग दैट यू लाइक, मतलब एनीथिंग के बाद हम सिर्फ दैट ही लगाएंगे, यहां पर हम विच या फिर हु का यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे ये लिखा है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो ऑल के बाद देखो दैट आया है, मतलब यहां दैट ही लगेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर ऑल आया है, ऑल के बाद दैट ही लगाते हैं, यहां पर विच नहीं लगा सकते हैं, यहां पर हम हु नहीं लगा सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अब जैसे ये लिखा है देयर इज नथिंग विच अट्रैक्ट्स मी, ध्यान से देखेंगे देयर इज नथिंग विच अट्रैक्ट्स मी, तो यहां पर ये विच क्या है, रॉन्ग है। रॉन्ग इसलिए क्योंकि अपन नथिंग आया है और नथिंग के बाद हम क्या करेंगे, दैट का यूज करेंगे। तो विच के स्थान पर हम क्या करेंगे, दैट, देयर इज नथिंग दैट अट्रैक्ट्स मी। अगली कंडीशन है जब सेंटेंस में कोई एक व्यक्ति
व्यक्ति के साथ में कोई निर्जीव वस्तु या कोई जानवर का वर्णन किया गया है, तो ऐसी कंडीशन में ना तो हम हु लगाते हैं ना तो विच लगाते हैं, वहां पर हम क्या करते हैं दैट लगाते हैं। ऐसा इसलिए कि वहां पर पर्सन है तो पर्सन के हिसाब से हु लगना चाहिए, वहां पर कोई निर्जीव वस्तु है कोई जानवर है तो उसके हिसाब से विच लगना चाहिए। लेकिन जब दोनों चीजें हैं, जब इस तरह की दोनों चीजें वहां पर दोनों ऑब्जेक्ट होते हैं तो वहां पर ना तो विच लगाते हैं ना तो हु लगाते हैं, वहां पर हम सिर्फ किसका यूज करते हैं दैट का यूज करते हैं। जैसे देखिए लिखा है द बॉय एंड द डॉग विच entered to my field yesterday have been captured। जैसे ये लिखा है द बॉय एंड द डॉग विच entered into my field yesterday have been captured, मतलब वह कुत्ता और लड़का जो कल मेरे खेत में घुस गए थे उनको पकड़ लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए एक क्या है द बॉय है पर्सन है, एक क्या है जानवर है, तो ऐसी कंडीशन पे हम विच नहीं लगाएंगे, ऐसी कंडीशन पे हम क्या लगाएंगे दैट लगाएंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जहां पर हु विच का यूज नहीं कर देंगे, वहां पर हम सिर्फ दैट का यूज करेंगे। फिर से देख लीजिए कंडीशन क्या है। पहली चीज सुपरलेटिव डिग्री के बाद हु और विच का यूज नहीं किया जाएगा, वहां पर दैट का यूज करेंगे। दूसरी कंडीशन अगर सेंटेंस में ऑल एनीथिंग नथिंग नो वन नन ओनली ऐसी कोई चीजें आ रही हैं तो वहां पर उनके बाद हम दैट का यूज करते हैं। तीसरी कंडीशन ये है कि जब सेंटेंस में कोई पर्सन हो, पर्सन के साथ कोई निर्जीव वस्तु का वर्णन है या फिर किसी जानवर का वर्णन है तो वहां पर भी हम दैट का यूज करेंगे। अगला रूल ये कहता है कि सच और सेम के बाद सिर्फ हम एज का ही यूज करेंगे, वहां पर विच या फिर हु का यूज नहीं करेंगे। सच और सेम के बाद हम एज का ही यूज करेंगे। जैसे ये लिखा है दिस इज द सेम पेन एज योर्स। ये सेंटेंस ऐसे लिखा है दिस इज द सेम पेन एज योर्स, तो मेरा पेन बिल्कुल तुम्हारे पेन की तरह ही जैसा है, तुम्हारे पेन की तरह जैसा है। तो यहाँ पर देखिए सेम पेन, यहाँ पर विच या फिर हु का यूज नहीं कर सकते, यहाँ पर हम सिर्फ एज का यूज करेंगे। जैसे दूसरा है अवॉइड सच बॉयज हु वेस्ट टाइम। अब जरा ध्यान से देखिए ये लिखा है अवॉइड सच बॉयज हु वेस्ट टाइम, ऐसे लड़कों से बचो जो अपना समय बर्बाद करते हैं। तो देखिए सच आया हुआ है और सच के बाद यहाँ पर हु है तो हु गलत है, सच के बाद अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो एज ही आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एज का यूज करेंगे, अवॉइड सच बॉयज एज वेस्ट टाइम। तो ये हमारे प्रोनाउंस के रूल्स समाप्त होते हैं। प्रोनाउंस के रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको अच्छी तरीके से देख लें, अच्छी तरीके से समझ लें। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर के। थैंक्स।